तो हमारा अर्थ होता है ये भारत की क्रांति के प्रतीक पुरुष कौन? भारत की क्रांति के प्रतीक पुरुष। समझने की जरूरत है कि देश भर के ही नहीं, पाकिस्तान के भी इनकलाबी। क्यों? भगत सिंह के दीवाने। तो आजम माने होता है सबसे बड़ा। आजम माने मुगले आजम, शहीद आजम। आजम माने सबसे बड़ा। इसी पर आपके जिले का भी नाम है आजमगढ़, यानी गढ़ों में यह सबसे बड़ा गढ़। यहाँ आदमी गढ़े जाते हैं। आप देखेंगे एक से जब हम कहते हैं शहीद आजम के, तो हमारा मतलब है कि उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई का कोई दूसरा व्यक्तित्व भारतीय क्रांति की समूची धारा में दिखाई नहीं दे पाता। अगर कोई दूसरा होता तो उनको हम आजम नहीं करते या प्रतीक पुरुष नहीं करते। स्पष्ट है? दूसरी चीज कि ऐसा क्यों? फांसी चढ़ गई इसलिए? सैंडर्स का वध कर दिया इसलिए? दिल्ली असेंबली में जाकर के बम फेंक दिया इसलिए? नहीं, इसलिए कि उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर चढ़ाने का काम किया। भगत सिंह के पहले संगठन के नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, और संगठन का नाम था हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान दोनों लिखते हैं। फिर रिपब्लिकन और
आर्मी, HRA, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन आर्मी। इतिहास आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। लखनऊ के पास एक छोटी सी जगह है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है काकोरी। काकोरी में ट्रेन में सरकारी खजाना एक बड़े से बक्से में मोटे से ताले के अंदर जा रहा था और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में संगठन ने उस ट्रेन को रोक करके उस खजाने को लूट करके क्रांतिकारियों के लिए धन संग्रह का प्रयास किया। तब तक भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन केवल राष्ट्रवादी और आतंकवादी धारा था, राष्ट्रवादी और आतंकवादी धारा था। अब इस राष्ट्रवादी शब्द का अर्थ समझिए, यानी वह अपने राष्ट्र की मुक्ति चाहते थे ब्रिटेन से, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से, और 1857 में जब रानी ने कंपनी की जगह सीधे ब्रिटेन के अधीन कर दिया तो ब्रिटेन से भारत माता की मुक्ति चाहते थे, इसलिए वो राष्ट्रवादी थे। उनकी टीम छोटी थी, भारतीय क्रांतिकारियों की टीम बहुत छोटी हुआ करती थी। तो जब भी टीम छोटी रहेगी और उनका लड़ने का मन रहेगा तो वो छिटपुट हमलावर कार्रवाई करे। स्पष्ट है? तो छिटपुट हमलावर कार्रवाई करने वाले लोगों को आतंकवादी धारा कहा जाता है, या दुश्मन के खेमे में आतंक पैदा करते हैं। जनता के बीच में आतंक नहीं, शासक वर्ग के बीच में आतंक, टेरर पैदा करते हैं ताकि वह डर करके, हताश होकर के मैदान छोड़ करके जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है, आधार बढ़ने लगता है, तब शुरुआती दौर की टोली बड़ी होने लगती है और तब यह आतंकवादी कार्य दिशा, आतंकवादी कार्य दिशा या जन दिशा में बदलती है। जन दिशा माने मास लाइन। तब ये जनाधार होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आंदोलन में सक्रिय होते हैं। केवल छिटपुट हथियारबंद कार्रवाई करने के बजाय आंदोलन और भी तरह तरह के कामों को अपने हाथ में लेता। उसमें महत्वपूर्ण काम होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से, क्रांति से, आंदोलन से, आजादी की लड़ाई से जोड़ने का काम। इस प्रयास में जब जन दिशा पर मामला पहुंच जाता है, तब जन दिशा पर जन भागीदारी से, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी से जो लड़ाई की रूपरेखा खड़ी होती है उसको जन आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन आंदोलन, जन युद्ध कहते हैं। तो जन आंदोलन और जन युद्ध बाद के स्तर की चीजें हैं और आतंकवादी छिटपुट हथियारबंद कार्रवाई, इक्का दुक्का दुश्मनों का वध, वह क्या है? वह शुरुआती स्तर की चीजें। शुरू में हर आंदोलन को इस स्तर से गुजरना पड़ता है। अब जब हम भगत सिंह के योगदान के बारे में कहते हैं, इतनी बात समझ लेने के बाद हमको एक जगह का नाम याद करना चाहिए। उसका नाम है फिरोज शाह
फिरोज शाह कोटला मैदान में काकोरी के क्रांतिकारियों के गिरफ्तार होने और शहीद होने के बाद उनकी टोली से केवल एक आदमी बचा। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। उन्होंने तुरंत रास्ता बदला, मध्य प्रदेश के एक सामंत के घर में जाकर के रहने लगे, नदी के किनारे कछार में जाकर के साधु का वेश बना करके रहने लगे और अपना काम जारी रखा। अब चूंकि पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण नेतृत्व के न रहने पर अगली पीढ़ी का एकमात्र नेतृत्व बचा हुआ था आजाद के रूप में, तो देश के दूसरे हिस्सों से क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी किसके मध्य आई? आजाद को। तो अज्ञातवास के दौरान ही आजाद ने पंजाब से लेकर के बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक, देश भर के जहाँ जहाँ क्रांतिकारी सक्रिय थे सबके साथ तार जोड़ना बात नहीं करें। जब उन्होंने अपना तार जोड़ना शुरू किया तो उसी क्रम में पंजाब के जो क्रांतिकारी संपर्क में आए उनमें शीर्षस्थ नाम भगत सिंह का बना। अब जब शिक्षा आसान नहीं थी, उस जमाने में बीए थे और जिस स्कूल के पढ़े थे वो स्कूल भी साधारण नहीं था, मिटाना पड़ सकता है। उसका नाम था नेशनल कॉलेज लाहौर। ये स्कूल क्यों खोला गया था? यह स्कूल इसी मकसद से खोला गया था कि वहां क्रांतिकारी तैयार किए जाएं। आपकी व्यक्तित्व विकास परियोजना क्यों चलाई जा रही है? इसी मकसद से चलाई जा रही है कि आजमगढ़ के दिलेर नौजवानों को दृष्टि दे करके राष्ट्र और विश्व का नेतृत्व करने लायक क्षमता से लैस कर दिया। जहां रहे नंबर 1 पर रहे, उनको उनसे आगे बढ़ने वाला कोई दूसरा न हो। तो नेशनल कॉलेज लाहौर में इनके पहली पीढ़ी वाले क्रांतिकारी जो जगह जगह से जेलों में खट करके विदेशों से आकर के इकट्ठा हुए थे, तेज तर्रार दिमाग, उनको भाई परमानंद जैसे लोग मिले सिखाने के। पढ़ने का काम सनक, लिखना लगातार जारी था। पृष्ठभूमि 3 पीढ़ी के क्रांतिकारी थे। उनके बाबा आर्य समाजी थे। सिख धर्म को छोड़ के आर्य समाज को अपनाना उस जमाने में एक प्रगतिशील कदम था, आगे बढ़ा हुआ कदम था। उनके पिताजी और दोनों चाचा, उसमें से अजीत सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि हिंदुस्तान में सरकार उनको बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, देश निकाला दे दिया। और जब भगत सिंह अपनी चाची की गोद में खेलने वाला छोटा बच्चा थे, तब से लेकर के और जवान होने तक पूरे देश में लगातार लहर दर लहर आंदोलन और अत्याचार, आंदोलन और दमन, युद्ध और प्रतियुद्ध, घात और प्रतिघात,
लगातार जारी। तब पढ़ाई लिखाई में मन लगना बहुत आसान काम नहीं था। जब लड़ाई जारी हो तो हर आदमी को हथियार प्यारा लगने लगता है, किताब नहीं। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की धार विचारों की शान पर तेज होती है, केवल बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं लाया जा सकता। जब नेतृत्व का बोझ मेरे कंधों पर आया तो मेरे मन में यह प्यास उठी कि पढ़ो, अपने मत का समर्थन करने के लिए पढ़ो, तथ्य जुटाने के लिए पढ़ो, अपने प्रतिपक्षी के मत का खंडन करने के लिए, तर्क जुटाने के लिए पढ़ो, ताकि ज्यादा से ज्यादा गहराई से दुनिया को देख सको, समझ सको और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान अदा कर। तब भगत सिंह ने इस संगठन का नाम फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो मीटिंग हुई उसमें भगत सिंह के प्रस्ताव पर ही संगठन के नाम में एक शब्द जोड़ा गया, लड़ जाएंगे सर जी, समाजवादी, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। क्या हो गया अब ये? सोशलिस्ट। हिंदी में कैमरा लगा दो, भ्रष्ट। रखने की जगह रहती है, अंग्रेजी में HFRA। क्लियर? चंद्रशेखर आजाद बलराज के नाम से हिजरत के प्रधान सेनापति की हैसियत से जारी होने वाले हर पत्र और पर्चे पर हस्ताक्षर किया। तो यह शब्द जोड़ना केवल शब्द जोड़ना नहीं था, संगठन का नाम बदला, युग बदला, आंदोलन का स्तर आतंकवादी कार्य दिशा से जन दिशा की तरफ मुड़ा, चिंतन का क्षितिज और व्यापक हुआ, अध्ययन से दृष्टि और विराट हुई और दुनिया में परिवर्तन जारी था। रूस में क्रांति हो चुकी थी, चीन में लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही। स्पष्ट है? अब ऐसे में समाजवादी शब्द जोड़ करके उन्होंने जो नारा दिया, दो नारे थे। पहला इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो दो शब्द मिले आपको, साम्राज्यवाद और समाजवाद। साम्राज्यवाद क्या है? जो ब्रिटेन यहाँ पर कर रहा था, उपनिवेश बना करके लूट रहा था, वो साम्राज्यवाद। समाजवाद क्या है? जिस त्रिभुज की बात पिछली बार हम लोगों ने किया था कि सबसे ऊपर लक्ष्मी नारायण, और सबसे नीचे दरिद्र नारायण। सर्वहारा और पूंजीपति, गरीब देश और अमेरिका। तो ये जो एकाधिकार का त्रिभुज है, जिसमें ऊपर बैठे हुए 1% लोग नीचे पड़े हुए 99% लोगों का जबरदस्ती शोषण, उत्पीड़न, दोहन, दमन, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, इस त्रिभुज को पलट देने का काम कि सीधे लक्ष्मी नारायण के ऊपर दरिद्र नारायण का नियंत्रण रहे। अभी क्या है?
दरिद्र नारायण के ऊपर लक्ष्मी नारायण का नियंत्रण। तानाशाही किसकी चल रही है? पूंजीपति वर्ग की। किसकी चल रही है? हर चीज का फैसला कौन कर रहा है? पूंजीपति कर रहे हैं। तब हर चीज का फैसला कौन करेगा? सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रांतिकारियों की पार्टी, उनका नेतृत्व और उनकी सेना। तो भगत सिंह ने जो सेना बनाई, उस सेना का नाम उन्होंने रखा समाजवादी। स्पष्ट है? एक तंत्र नहीं, प्रजातंत्र, धनतंत्र नहीं, जनतंत्र। कैसा जनतंत्र? समाजवादी जनतंत्र, पूंजीवादी जनतंत्र नहीं। स्पष्ट है? तो लक्ष्य उन्होंने अपना नाम संगठन को देते समय लक्ष्य स्पष्ट कर दिया कि हमारा लक्ष्य क्या है? इनकलाब, क्रांति, समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना, केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं। उन्होंने कहा कि यह युद्ध न तो मेरे जन्म के साथ शुरू हुआ और न मेरी मृत्यु के साथ समाप्त होगा। यह तब से चलता आया है और तब तक चलता रहेगा जब तक शोषण और लूट पर टिकी हुई यह चक्की गरीब आदमी को कड़र कड़र पीस रही है और उसका पसीना सिक्कों में बदल करके तिजोरियों में गए। उन्होंने कहा कि चक्की चलाने वाले हाथ चाहे काले हो चाहे गोरे हो, पूंजीपति चाहे काले हो चाहे गोरे हो, चाहे दोनों मिल करके भारतीय जनता का शोषण करें, इसको लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। यह तब तक चलती रहेगी जब तक शोषण जारी। शोषण मुक्त समाज व्यवस्था की स्थापना, वर्ग विहीन समाज व्यवस्था की स्थापना, साम्यवादी समाज व्यवस्था की स्थापना, समता और स्नेह पर टिके हुए समाज व्यवस्था की स्थापना, वह शहीद आजम भगत सिंह की आंखों में कौंधता हुआ सपना था। वह सपना मिटने वाला नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि रहेगी हवा में मेरे ख्याल की बिजली, ये पुश्त खाक है पानी रहे रहे न रहे। पुश्त खाक माने मुट्ठी भर मिट्टी, ये शरीर। तुम मेरे शरीर की हत्या कर सकते हो, तुम मेरे शरीर को फांसी पर चढ़ा सकते हो, मेरे विचारों को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। मेरे विचार अमर हैं और यह युग परिवर्तनकारी, युग द्रष्टा भगत सिंह। तो युग द्रष्टा भगत सिंह ने अपनी दृष्टि से जिस समाज व्यवस्था की स्थापना की कल्पना किया था, उस समाज व्यवस्था की स्थापना की कल्पना करने वाले वह पहले क्रांतिकारी धरती पर नहीं। उनसे पहले कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और पेरिस कम्यून के जाबाज लड़ाकों ने थोड़े ही दिनों के लिए सही धरती पर असली जनतंत्र की स्थापना करके दिखाया। और उसके बाद महान लेनिन के नेतृत्व में रूस के बोल्शेविकों ने रूसी सम्राट जार से जूझ करके वहां के मजदूरों और किसानों के लिए समाजवादी समाज व्यवस्था स्थापित की थी। और खुद स्टालिन, लेनिन का वारिस स्टालिन, लौह पुरुष, मैन ऑफ स्टील, मोची का बेटा, वो दबंग, उजड़, बदजुबान एशियाई, जिसने हिटलर को उसकी माद में पटका और आत्महत्या करने को मजबूर किया। दुनिया को गुलाम बनाने निकला था पूंजीपतियों के लिए हिटलर। और रूस के जाड़े और रूसी इनकलाबियों ने उसको पीस के रखा। स्टालिन खुद भगत सिंह को बुलवा करके उनसे मिलना चाहते थे। इतनी बड़ी हैसियत की शख्सियत थे भगत सिंह। लेकिन संदेश वाहक के आने में देर हो चुकी थी और कहानी आगे बढ़ चुकी।
तब 23 मार्च की शाम इतिहास में पहली फांसी ऐसी हुई जो शाम के अंधेरे में हुई, रात के दुदलके में हुई। फांसी सुबह हुआ करती। 24 तारीख फांसी ड्यू, 23 मार्च की रात में फांसी दिया अंग्रेजों ने। तीनों को जेल की पिछली दीवार को फोड़ा, जेल की बाउंड्री वाल को, उनकी लाशों को बोरों में भरा और लेकर के भागे। सतलज नदी के किनारे ले जाकर के मिट्टी का तेल छिड़क करके उन टुकड़ों को जलाने की कोशिश किया, लेकिन पूरी जनता जेल के बाहर और जेल के अंदर जन दिशा का जन नेता, हर नौजवान दिल की धड़कन था, वो शहीद हुआ। जेल के अंदर बंदी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जेल के बाहर जनता इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अंग्रेज हदके हुए कि लोग जेल तोड़ देंगे, विद्रोह हो जाएगा, और उस हदसी हुई हालत में गाड़ी में भर करके लेकर के भागे। इनकलाबियों ने पीछा किया, अधजली लाशें छोड़ करके सरकारी कुत्ते जब हटे तो जनता ने उनकी सामूहिक अंतिम क्रिया अंत्येष्टि किया। उस हैसियत का व्यक्ति 23 साल मात्र उम्र, आप में से कुछ की हो गई है, कुछ की होने वाली, प्रखर मेधा का वह प्रचंड पुरोधा कर क्या रहा है? फांसी पर ले जाने के लिए जेल का अधिकारी आया, बोला सरदार जी चलिए वक्त हो गया है। बोले ठहरो, अभी एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी से मुलाकात कर रहा है। भगत सिंह क्या कर रहे हैं? भगत सिंह लेनिन की लिखी हुई किताब राज्य और क्रांति पढ़ रहे, एक्टिंग नहीं कर रहे, मौत को सामने देख करके भयभीत नहीं थे, या सोच के हताश नहीं थे कि अब तो मरना ही है। मरने के ठीक पहले की घड़ी तक जूझने वाला वह शेर दिल नौजवान उस समय किताब के पन्ने को मोड़ा, किताब किनारे रखा और मस्ती से झूमता हुआ चल पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि हम अपराधी नहीं है, हम तुम्हारे युद्ध बंदी हैं, हमको सामान्य अपराधियों की तरह फांसी पर मत लटकाओ, हमको तोप से बांध करके उड़ा दो। अंग्रेजों के अंदर इतना साहस नहीं। उनके पिताजी ने उनकी तरफ से दया याचिका दायर किया। भगत सिंह ने लिखा, मेरे पिताजी ने मेरे साथ गद्दारी किया। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए क्रांतिकारी योजना बना रहे थे और भगत सिंह फांसी पर चढ़ने के लिए आमादा था। उनका कहना था कि मेरा जिंदा शरीर मेरे मरे हुए शरीर की तुलना में कम प्रभावशाली होगा, और इस रूप में हम भगत सिंह के समूचे व्यक्तित्व को देखते हैं। उनके 2 लेख आपको उपलब्ध हैं। अभी एक अजीत ने कहा एक बात कि भगत सिंह को पुनर्जन्म लेना चाहिए था। भगत सिंह ने लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं? ईश्वर को मानते नहीं थे, स्वर्ग नर्क को मानते नहीं थे, आत्मा को पुनर्जन्म को मानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जो हम मातृभूमि की सेवा में बलिवेदी पर
पुष्प की भांति अर्पित करने के लिए आए हैं, समाप्त हो जाएगी। इस रूप में उनके पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं थी। दूसरा, उनका महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण लेख है कौम के नाम संदेश। आध्यात्मवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच पहला लेख महत्वपूर्ण है कि वो हर तरह के अंधविश्वास को नकार करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खड़े हैं। दूसरा लेख, मैंने जीवन भर क्रांतिकारी दस्तावेज पढ़े, लिखने में मदद किया। संगठनों के दस्तावेज पढ़े, घोषणा पत्र, कार्यक्रम, संविधान लिखने में मदद किया। कुछ खुद भी ड्राफ्ट करने का मौका मिला। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े भारतीय क्रांति पर, पूरे होशो हवास में बता रहा हूं, जितने भी क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े, उनमें उस दौर में उस दृष्टि से भारतीय समाज का वर्ग विश्लेषण करने वाला, भारतीय क्रांति की मंजिल और दशा दिशा तय करने वाला लेख जो उन्होंने तब लिखा था, काल बदला, देश बदला, परिवेश बदला, परिस्थिति बदली, युग बदला, लेकिन आज भी भारतीय क्रांति की मंजिल वही है। पूंजीवादी एकाधिकार के विरुद्ध समाजवादी क्रांति की मंजिल, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। चीन में माओ त्से-तुंग जो क्रांति लड़ रहे थे, उसका नाम था नवजनवादी क्रांति। नवजनवादी क्रांति पूंजीवाद को सामंतवाद और उपनिवेशवाद से मुक्त करती है सर्वहारा के नेतृत्व में। समाजवादी क्रांति उपनिवेशवाद और सामंतवाद की तुलना में देशी और विदेशी पूंजी से मुक्त करती है समूचे जनगण को सर्वहारा के नेतृत्व में। इस रूप में भगत सिंह ने बहुत स्पष्ट लिखा है। इस लेख को बहुत ध्यान देकर के पढ़िएगा। आज भी भारतीय क्रांति की मुख्य धारा नवजनवादी क्रांति को मानती है, लेकिन एक धारा है जो समाजवादी क्रांति को मानती है, जो भारतीय समाज को पूंजीवादी समाज स्पष्ट कहती है, सामंतवादी मूल्यों को खंडहर के तौर पर देखती है और मानती है कि खंडहर मरे न बुढ़िया ढाए, बुढ़िया मरे न खंडहर ढाए। तो वो खंडहर ढाते ढाते ढहेगा। क्रांति के बाद सांस्कृतिक क्रांति की अनेक पुनरावृत्तियां होंगी और हमारे पिछड़े हुए मूल्य बदल जाएंगे। हम नए मूल्यों से अपने समाज को लैस करते हैं। इस रूप में भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा गया, भारतीय क्रांति के प्रतीक पुरुष क्यों कहे गए, आप उनके इन दो लेखों से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते। वीर और भी थे, योद्धा और भी थे, बलिदानी और भी थे, शहीद और भी हुए, लेकिन इस स्तर पर दुनिया को देखने, समझने और लोगों को बताने की कि क्रांति का रास्ता यह है, क्रांति का स्तर यह है, क्रांति की मंजिल यह है और परिवर्तन के लिए ये काम करने जरूरी है। कौम के नाम संदेश में आपको स्पष्ट दो बेबाक तरीके से शहीद आजम भगत सिंह 23 साल का वह नौजवान पूरी दुनिया को अपनी दृष्टि से देखा। पूरी बात स्पष्ट हुई, समझ में आए? अब सबसे जरूरी हम तेज बहादुर के गीत सुनेंगे, उनकी कविताएं सुनेंगे। सबसे जरूरी है कि आप देखें कि आप खुद को किसी का नौकर बनाना चाहते हैं या स्वतंत्र व्यक्तित्व बनना चाहते हैं। लड़कियां हाउसवाइफ बनना चाहती हैं
या दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा करके। और अगर खुद कुछ करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना सीखना होगा। सुरक्षित रास्ते से चलने के चक्कर में आप कहीं नहीं पहुंचते। पगडंडी पकड़ करके आने जाने वाले लोग शेरों की जमात में शामिल नहीं हो पाते। लीक छाण तीनम चलें, शायर सिंह सपूत। तो भगत सिंह जहां से चलना शुरू किए वहां तक लीक आ रही थी और उन्होंने लीक छोड़ी तो नई लीक पैदा की। जब पैदा की तो वह मील का पत्थर बन करके आज तक भारतीय क्रांति के लिए, नौजवानों के लिए, आंखों में चमकते सपनों के लिए, दिल में बहते हुए गर्म खून की रवानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और तब तक बनते रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक इस देश में इनकलाब नहीं हो। और इनकलाब कोई एक घटना नहीं है। आपको बार बार बताया गया कि परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन और फिर परिमाणात्मक परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि आप जो अभी कर रहे हैं वह इनकलाब नहीं कर रहे। आप जो अभी कर रहे हैं वह इनकलाब ही कर रहे हैं। और जिस दिन लाल किले पर लाल झंडा लहराया जाएगा उस दिन भी इनकलाब होगा, लेकिन उस दिन इनकलाब होकर के रुक नहीं जाएगा। उस दिन जगह जगह तरह तरह के भ्रष्टाचारियों को आप धीरे से उठा लेंगे, जैसे एसटीएफ वाले आज उठा लेते और उनको ठीक चौराहे पर ले जाकर के लटका देंगे बिजली के खंभे। क्यों? कि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला। इस पतित पूंजीपति वर्ग का हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। महात्मा गांधी करते करते मर गए, गांधीवाद की शिक्षा लेदर हो गई। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल उस नरक में बजाते हुए नरक में डूब उतरा रहे हैं रामदेव के साथ। कुछ होने वाला उस रास्ते से नहीं। क्रांति और केवल क्रांति। और इस वर्ग युद्ध में हम अपने हाथ पैर बांध करके नहीं लड़ेंगे। जो भी हथियार हाथ में आएगा, जैसा मौका सामने आएगा, जैसी परिस्थितियां रहेंगी, ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण करते हुए ठोस तरीके अपनी शक्तियों को ठोस तरीके से समन्वित करके जूझेंगे और जीतेंगे। बहुत से तुम कहते हैं कि तुम लड़ते हो और जीतते हो, तब तक जीतते हो जब तक तबाह नहीं हो जाता, मटिया मेट नहीं हो जाता। हम लड़ते हैं और हारते हैं, तब तक हारते हैं जब तक जीत नहीं जाती। तो आखिरी लड़ाई और आखिरी जीत यह त्रिभुज पलटा जाना है। जिसने उत्तोलक का सिद्धांत दिया उसने कहा मुझे एक खिया दे दे और एक डंडा दे दे, मैं इस धरती के गोले को उस खिए पर लगा करके अपने उत्तोलक से उछाल दूंगा। तो हिंदुस्तानी इनकलाबी भी विश्व क्रांति के स्तर पर, विश्व पटल पर आज कोई क्रांतिकारी नेतृत्वकारी मस्तिष्क लेनिन, स्टालिन, माओ के स्तर का उपलब्ध जीवित मस्तिष्क नहीं है। कौन करेगा विश्व क्रांति का नेतृत्व? आज यह यक्ष प्रश्न की तरह दुनिया की जनता के सामने, दुनिया के क्रांतिकारियों के सामने खड़ा होकर के ललकार रहा। ये वही करेगा जिसने शेरनी का दूध पिया होगा। ये वही करेगा जिसने लाइब्रेरियां चाटी होंगी। ये वही करेगा जो लीक छोड़ करके नई लीक पैदा करेगा। क्रांति फोटो स्टेट नहीं होती, क्रांति का आयात निर्यात नहीं होता, ओरिजिनल होता। जो रूस में हुआ वो चीन में नहीं हो पाया, जो चीन में हुआ वो हिंदुस्तान में नहीं होगा। जो लोग जबरदस्ती फोटोकॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कार्य दिशा गलत है, आतंकवादी है और वह कार्य दिशा निश्चित तौर पर परास्त होगी। जन दिशा से ही अगली क्रांति होनी। बहुत स्पष्ट जानिए, बस्तर में बैठे हुए
जंगलों में बैठे हुए माओवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से बलिदान दे रहे हैं, लेकिन उनका बलिदान क्रांति की धारा की दिशा को आगे बढ़ा नहीं पा रहा है। 3 दशक हो गए आतंकवादी कार्य दिशा में। चारू मजूमदार ने शुरू किया था नक्सलवाड़ी में सन 75 में, सन 67 में, 75 में उनके देहावसान के बाद आज तक उस कार्य दिशा से भारत में क्रांति नहीं हो पाई। पीढ़ियां, जवान लोग बूढ़े होकर के मर गए। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट चारू मजूमदार का सेकंड लेफ्टिनेंट कानू सान्याल, नक्सलवाड़ी का 2 नंबर का हीरो, वो अपने कमरे में फंदे से फांसी लगा करके आत्महत्या करता। इस देश की विडंबना, गलत दिशा में चलने वाली क्रांति गोरख पांडे और कानू सान्याल जैसे लोगों को आत्महत्या करने तक पहुंचाती। सही दिशा में चलने वाली क्रांति निश्चित तौर पर हर कदम पर 2 नए दिल, हर अभियान में 10-20 और नए नौजवान जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और जुड़े बिना रहेंगे नहीं। मुट्ठी भर लोगों की पर्चिंग होगी, ज्यादातर लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस रूप में क्रांतिकारी दिशा, जन दिशा, अध्ययनशीलता, पढ़ाई और केवल पढ़ाई। अगर आपको दुनिया को बदलना है तो आपके पास केवल एक हथियार है, और वह है वही हथियार जो चाणक्य के पास था, जो भगत सिंह के पास था,